सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे अपील कि कोरोना काल में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और अब सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बीएचयू के छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खुलवाने को लेकर सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन। स्वर कोकिला लता जी के निधन के दूसरे दिन भी काशी के गमगीन प्रशंसकों ने जगह जगह आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। धूमधाम के साथ पूजा पंडालों में स्थापित माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जित, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। और छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं का सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बाद गमगीन प्रशंसकों द्वारा दूसरे दिन भी जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद गमगीन प्रशंसकों द्वारा दूसरे दिन भी जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। सोमवार दोपहर 12 बजे व्यापारियों द्वारा गिरजाघर चौराहे पर कुदई चौकी व्यापार मंडल व वंदे मातरम व्यापार मंडल द्वारा अध्यक्ष महेश माहेश्वरी व अजीत जायसवाल के नेतृत्व में स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महानगर उद्योग व्यापार समिति के उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा व अनूप जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपनी एक महान बेटी को खो दिया। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला बताया और कहा कि भारत ने अपनी महान बेटी को खो दिया है। महान गायिका के निधन पर शोक प्रकट किया। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस रिक्तता को भर पाना असंभव है। पूरे काशी वासियों को लता मंगेशकर जी के निधन की खबर पाकर बहुत दुख हुआ। भारत ने अपनी एक महान बेटी खोई है तथा वह भारत की स्वर कोकिला थी। उन्होंने अपने गानों से देश की सांस्कृतिक एकीकरण में गहरा योगदान दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील केसरवानी, सुभाष दादा, जितेंद्र यादव, छेदीलाल वर्मा, सुनील यादव, प्रणव राय चौधरी, सतीश वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, विजय श्रीवास्तव, ओम प्रकाश यादव, सोमनाथ विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। अंजलि का स्वरूप है। लता मंगेशकर जी सदियों में इस तरह का इसमें स्वर आता है और मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति में से हूँ जो ये मेरे वतन के लोगों लाइव इन्होंने वहाँ पर दिया था दिल्ली में एक प्रोग्राम के तहत में उस समय जा कर के सुना। वो अविस्मरणीय पल है और आज भी ये मेरे वतन के लोगों ये हमेशा जब तक रहेगा तब तक लता मंगेशकर जी को लोग याद करेंगे। केदरकुंडा तिराहा पर भी सोमवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के चित्र पर कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ की गई कि लता मंगेशकर जी को स्वर्ग में स्थान दे। इस कार्यक्रम में शकील अहमद जादूगर, जावेद, निर्मल मिश्रा, भारती प्रसाद, हसीब सैफ खान, मोहम्मद निजामुद्दीन, योगेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित थे। वो कंठ की देवी जिन्होंने देश को हमेशा कभी भी देश के ऊपर कोई आपदा आती थी वो हमेशा चट्टान के तरह खड़ी हो जाती थी। क्रिकेट से उनका बड़ा लगाव था। जब 1983 में भारत वर्ल्ड कप कपिल देव जी के नेतृत्व में लेके आया तो कपिल देव उस वक्त भी भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने देश को जो है मोती जो है धागों में जैसे पिरो जाता है उसे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और क्रिकेट के अंदर उसी वक्त से देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और भारत क्रिकेट बहुत लोकप्रिय हुआ। जब कोई भूकंप या कोई आपदा आती थी तो लता मंगेशकर इस देश के साथ खड़ी रहती थी। आज हमारे बीच में लता मंगेशकर नहीं है लेकिन हम उनकी यादें हमेशा रहेंगी। वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की दुखद मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा व उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित पांडे व ऑपरेशन हेड राकेश उपाध्याय व जोनल इंचार्ज विनीत कुमार ने महान गायिका के निधन पर शोक प्रकट किया। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस रिक्तता को भर पाना असंभव है। पूरे काशीवासियों को लता मंगेशकर जी के निधन की खबर पाकर अत्यंत दुख हुआ है। दुखद की बात तो बहुत है ही क्योंकि इनके जैसा कोई महान गायक और जो आज इनके जैसा जो सुर था कोई ऐसा आज शायद ही हो पाए, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ से ये अनमोल रत्न चली गई। जन सेवा परिषद भदैनी के सभी सदस्यों द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई, जो कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मां सरस्वती और बाबा विश्वनाथ की कृपा से
इनकी आत्मा को शांति मिले। श्रद्धांजलि देने वालों में ललित जोशी, सतीश शर्मा, प्रदीप शर्मा, विकास दुबे, सुनील अग्रवाल, राजा भैया, बृजकिशोर शर्मा, सत्यांशु जोशी, मनोज वर्मा, अरुण सिंह, सोनू सिंह तथा प्रमुख रूप से दिव्यांग रंगकर्मी राजकुमार गोविंद चतुर्वेदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। काशी विश्वनाथ दल ने विनम्र श्रद्धांजलि भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को दिया। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव के साथ चंद्रकांत तिवारी, आरती शर्मा, सुनील यादव, सारिका सिन्हा, उमा जायसवाल, दिव्यांश तिवारी जैसे प्रमुख लोगों ने श्री सिद्धि विनायक मंदिर में स्वर्गीय मंगेशकर जी के लिए विधिवत शांति पाठ मंत्रोच्चार के साथ करके श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिस पर मंदिर में शांति पाठ के साथ आराध्य देव, देवों के देव महादेव से माता अन्नपूर्णा एवं सिद्धि विनायक गणेश जी से प्रार्थना किया गया कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सत सत नमन कर रहे हैं। इन्होंने हजारों गाने देश के ऊपर लिखे हैं और पूरे दुनिया में इनका नाम है। आज ये अपना शरीर 92 साल की अवस्था में पूरा करके भगवान गणेश जी के पास चरणों में गई हैं। हम लोग भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो इनके द्वारा जितने भी इनके द्वारा सीखे गए शिष्य हैं, अब उन्हीं को और हम लोग को इनके चीज़ों को लेके आगे चलना है, जिससे कि इनका नाम कभी अमर रहे। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में बजरडीहा वार्ड के नई बस्ती में मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को उनकी अंतिम विदाई पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी लोगों ने उनके तस्वीर पर फूल माला अर्पण किया और मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। संस्था की अध्यक्ष ममता ने बताया कि वो पुण्य आत्मा थी जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी जानी जाती हैं। उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके जाने से गायकी के क्षेत्र में एक युग का अंत हो गया है और अपूर्ण क्षति हुई है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। इस शोक सभा में समाज सेवी विजय कुमार, रहमत अली, अजरा बीबी, अनीश खान, विष्णु, किरण देवी, आरजू अली, मोहम्मद करीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जमील, तजीबुन निशा, परवीन निशा, खतीजा खातून आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे मुस्लिम समुदाय में इन लोगों के माध्यम से लता मंगेशकर जी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमारा पूरा देश एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी कोई नहीं कर सकता और उसी के लिए एक शोक सभा का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था, जहाँ पे महिलाएं उपस्थित थीं और महिला और लड़कों ने मिलकर के यहाँ पे उनको मोमबत्तियाँ जला करके उनको उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है कि वो जहाँ भी हो, जिस रूप में हो और उनको मोक्ष मिले। विश्वविद्यालय को खुलवाने और ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करवाने को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय को पूरी तरह खुलवाने और ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करवाने के लिए सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भगत सिंह छात्र मोर्चा ने आयोजित किया था। सेंट्रल ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन के दौरान सभा भी की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बातें रखी। सभा का संचालन करते हुए उमेश ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थल खुले हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन केवल विश्वविद्यालय को ही बंद रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय समेत तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है, केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही बंद पड़ा है। क्यों? इसके बाद नीरज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बीएचयू प्रशासन और सरकार यह चाहते ही नहीं कि यूनिवर्सिटी को खोला जाए, क्योंकि सरकार तमाम विरोधी आवाज़ों को दबा देना चाहती है। इसलिए यूनिवर्सिटियों में पनप रहे तमाम विचारों और बहसों को रोकने के लिए वे विश्वविद्यालयों को बंद रखना चाहती है। आकांक्षा ने अपनी बात रखते हुए बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई केवल खाना पूर्ति के लिए ही होती है। पिछले 2 सालों में कई बार स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर धरना दिया है। दिसंबर 2020 में 8 दिनों तक ठंड में दिन रात हॉस्टल खुलवाने के लिए वीसी आवास के सामने धरना दिया। फिर मार्च 2021 में धरना चला और नवंबर 2021 में 3 दिन तक लंका गेट पर धरना चला, जिसमें बीएचयू प्रशासन और जिला प्रशासन की मिलीभगत से धरनारत छात्रों को भोर में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इप्सिता ने नई शिक्षा नीति 2020 पर अपनी बात रखी और कहा कि इसके तहत सरकार ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इसलिए विश्वविद्यालय खुलवाने की लड़ाई के साथ नई शिक्षा नीति और निजीकरण के विरोध की लड़ाई भी जुड़नी चाहिए। इसके अलावा राहुल, आशुतोष, संगीता ने भी अपनी बात रखी। छात्र छात्राओं ने गीत, गाना और कविता के माध्यम से भी अपना प्रतिरोध दर्ज कराया।
धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से बीएचयू प्रशासन की तरफ से डीएसडब्ल्यू और चीफ प्रॉक्टर समेत कुछ प्रोफेसर मिलने आए। उन्होंने जल्द ही यूनिवर्सिटी खुलने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई तारीख नहीं दी। छात्र छात्राओं से बात बहस के बाद उन्होंने बीएचयू वीसी के साथ परसों स्टूडेंट्स की एक मीटिंग रखने की बात मानी, जिसमें 5 स्टूडेंट्स जाकर वीसी से अपनी बात रखेंगे। धरनारत छात्र छात्राओं ने वीसी के नाम का ज्ञापन डीएसडब्ल्यू को सौंपा, जिसमें यह मांग की गई है कि तत्काल ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएं और सभी को हॉस्टल आवंटित किए जाएं। हमारा ये प्रोटेस्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में कोरोना के मामले बेहद कम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नोटिस जारी करके स्कूल और बाकी शिक्षण संस्थान खोलने के नोटिस जारी किए, लेकिन बीएचयू प्रशासन यूनिवर्सिटी खोलने को तैयार ही नहीं। हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना के नाम पे विश्वविद्यालय बंद है। सिर्फ लास्ट ईयर के लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस नाम मात्र की चलाई गई, ना हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं ना क्लासेस चल रही उनकी। और हम जानते हैं कि लगातार किस तरह से बच्चों की शिक्षा में खराबी आई है। कोई 2 साल में जिस तरह से पूरी पढ़ाई हमारी बर्बाद हो चुकी है, इसी के लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा है कि क्यों अब तक सारे विश्वविद्यालय के जो ये सब है बंद है, क्लासेस नहीं चलाई जा रही है। ऑफलाइन क्लास चालू कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले भी छात्रों ने वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय बंद है। अभी जब देश भर के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, बगल में ही प्रयागराज विश्वविद्यालय खुल रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खुल रहा है, ऐसी स्थिति में काशी विश्वविद्यालय भी खुलना चाहिए। आज इसी मांग के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुलपति से मिलने पहुंचा था, परंतु उन्होंने मिलने से मना कर दिया। आज मजबूरन छात्रों की मांग को लेकर विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए हमें यहाँ उनके आवास समीप धरने पर बैठना पड़ा। वाराणसी के विभिन्न क्लबों में स्थापित मां सरस्वती की मूर्तियों का विसर्जन सोमवार को भी धूमधाम के साथ तालाबों और कुंडों में हुआ। अबीर गुलाल उड़ाते, ढोल नगाड़ा बजाते और जयकारा लगाते भक्तों ने अगले साल पुनः आने और उत्सव मनाने की कामना संग देवी मैया को उनके धाम विदा किया। मन उल्लास और उमंग का रस रहा। विधिवत पूजन अर्चन के बाद भक्तों ने मां सरस्वती को विभिन्न तालाबों व कुंडों में विसर्जित करने के साथ ही अगले बरस जल्दी आने की कामना की। हालांकि रविवार को कुछ ही प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ और सोमवार को भी बड़े पैमाने पर मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा। विसर्जन के लिए ज़्यादातर प्रतिमाएं सोमवार को पूजा मंडपों से शोभा यात्रा के रूप में सड़कों पर निकली। पंजाबी ढोल बाजा और नगाड़ा ताशा सहित साउंड सिस्टम पर बजते भक्ति गीतों पर श्रद्धालुओं का हुजूम नाचते गाते देवी प्रतिमाओं संग शहर के विभिन्न सड़कों पर उमड़ा। अबीर गुलाल से रंगे चेहरों पर खुशी संग माता रानी को विदाई का दुख भी था। कहीं की प्रतिमा ट्राली पर तो कहीं की पिकअप जीप पर तरह तरह के वाहनों पर रखी छोटी बड़ी प्रतिमाओं की आरती रास्ते भर होती रही। प्रतिमा रखे वाहनों में कुछ फूल और गुब्बारों में सजे रहे तो कुछ पर पंडाल सजाया गया था। विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं में कुछ क्लबों सहित स्कूल कॉलेजों की छोटी बड़ी प्रतिमाएं भी शामिल थीं। इससे पहले सुबह विभिन्न पूजा क्लबों के पंडालों एवं पूजन स्थल में मां सरस्वती की पूजा अर्चना का विधान पूरा किया गया। मिष्ठान का भोग एवं माला फूल आदि से सुशोभित कर अबीर गुलाल चढ़ाया गया। साथ ही भक्तों ने एक दूसरे को भी अबीर का तिलक लगाकर फागुनी रंगत बिखेरी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी।
बात बना रहे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर पिछले 8-9 सालों से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन बीएचयू प्रशासन को पिछड़ा वर्ग के छात्रों की हकमारी के अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा है। 10 जनवरी 2022 को बीएचयू प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय समिति ने अपनी संस्तुति दे दी है, जिस पर केवल बीएचयू कुलपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। अफसोस की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी कोई सूचना जारी नहीं कर पाया। जिस विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात कही गई हो, विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाह रवैये और रोज रोज के वादा खिलाफी से आजीज होकर हम लोग फिर से सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं। अशोक ठाकुर का केस हुआ था, उसमें 27% ओबीसी को हायर एजुकेशन में आरक्षण देने का प्रावधान हुआ था। बीएचयू ने 3 इंस्टॉलमेंट में जाल लागू किया। ठीक, उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ओबीसी आयोग ने अपने ग्रांट से लगभग 29 हॉस्टलों का निर्माण कराया। लगभग 2010 से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ओबीसी को आरक्षण हॉस्टल में दिया 27%, लेकिन ये कान में तेल डाल के चुपचाप बैठ गए हैं, कोई मैंने कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगभग, मैं पर्सनल 20 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन ये बराबर यही कहते हैं कि अगले दिन बात कराएंगे, फिर 2 दिन का समय ले लेते हैं, लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं। ये लोग ढूल मूल रवैया बहुत गलत है और हम लोग ओबीसी के साथ अन्याय है। और एक बात बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करके बीसी ने आपराधिक मैंने कोई अपराध कर रहे हैं, संवैधानिक उल्लंघन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में उदयपाल, शुभम सिंह, अभिलाष, विकास आनंद, शशिकांत, युगेश, चंदन सागर, राहुल यादव, आकांक्षा, मारुति मानव, राणा, रोहित, राजेश, नागेंद्र कुमार यादव, रणवीर सिंह यादव, अंकेश, आयुषी आदि छात्र शामिल थे। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव चंद्रभूषण कनौजिया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कैंप कार्यालय में हुए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव व 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे चंद्रभूषण कनौजिया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चंद्रभूषण कनौजिया वाराणसी जनपद के अजगरा से 2 बार के जिला पंचायत सदस्य थे तथा इसके पूर्व भी वह कांग्रेस के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। इस अवसर पर वाराणसी कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गौतम, प्रदेश सचिव कमलेश ओझा, प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार गौतम ने सभी को कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कराया व अंगवस्त्रम पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। सपा के जिला सचिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण कनौजिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी है। कोरोना काल और लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में जब जनता हर स्तर पर तकलीफ में थी, तब सड़क पर उतरकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता की मदद की, जबकि उस वक्त समाजवादी पार्टी के सारे नेता व अखिलेश यादव घरों में बैठे थे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए। सिर्फ चुनाव में वोट और सत्ता के लिए जनता के बीच जाना कहाँ की राजनीति है। विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक धर्म का पालन नहीं किया, यह जनता के साथ अपराध है। आज देश व प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों से अगर कोई लड़ रहा है तो वह सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है।
उम्भा नरसंहार कांड से लेकर हाथरस, उन्नाव, आगरा व लखीमपुर खीरी में मानवता को शर्मसार करने वाली सभी घटनाओं में न तो अखिलेश यादव कहीं दिखे और न तो बहन मायावती। क्या किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा भारत के नागरिक नहीं हैं? आखिर अखिलेश यादव व मायावती को उनके दुख, दर्द व तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देते? मैंने सपा इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ दलितों, महिलाओं, युवाओं व वंचितों के लिए कोई जगह नहीं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गौतम, प्रदेश सचिव कमलेश ओझा, प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, ओम शुक्ला, भावेश सिंह, शिवशंकर मौर्य, कमला पटेल, राम सिंगार पटेल, राजेश सोनकर, बबलू सोनकर, आनंद मौर्य, सुधाकर, अरविंद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। दल के कार्यकर्ता इतना कहीं कहीं गलत कर जाते हैं, उसके वजह से मुंह मोड़ लेना। क्यों? अखिलेश की नीति नहीं, अखिलेश जी की नीति, प्रियंका जी की नीति, ये सारे लोगों की नीति अच्छी है। मुझे किसी दल की बुराई नहीं करती। घर वापसी का कारण क्या? घर वापसी का प्रियंका जी अच्छी लग गई आपको? प्रियंका जी का कार्य देख करके मुझे इसके अच्छा पहले लगा। इसके पहले भी प्रियंका गांधी। प्रियंका जी आज लगभग 5 साल से वो जब से समय चल रहा है वो काफ़ी मेहनत कर चुकी हैं। इसकी वजह से उनके कार्यशैली को देख करके मैं पार्टी ज्वाइन किया। सरकार के निजीकरण की नीति के विरोध में सपा, बसपा, बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कहा कि क्या यह पार्टियां अंबेडकर जी के सिद्धांतों को भूल गई हैं? उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सबसे पहले भारत में निजीकरण को बढ़ावा देकर लूटने का काम अंग्रेजों ने किया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से निजीकरण के खिलाफ थे और प्राइवेट कंपनी का अधिग्रहण करके सरकारी बनाया गया। इसलिए सपा, बसपा और बीजेपी बताए कि वह अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मानती है कि नहीं। अगर मानती है तो अटल सरकार के दौरान बनाए गए विद्युत अधिनियम 2003 या निजीकरण का सपा या बसपा ने विरोध क्यों नहीं किया तथा इन सब दलों ने सस्ती बिजली देने वाली सरकारी बिजली कंपनी क्यों नहीं लगाई तथा वर्तमान में मोदी योगी सरकार विद्युत अधिनियम 2003 को खत्म क्यों नहीं किया। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बाकी सब खामोश है। चौबे ने कहा कि मोदी सहित बीजेपी की जो भी सरकार आई उसने निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकारी कंपनियों का तेजी से निजीकरण किया और उद्योगपतियों को प्राइवेट बिजली कंपनियां लगाने के लिए बिजली कानून 1948 और 1991 में जन विरोधी परिवर्तन किया। सन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद सन 2017-18 और 18-19 में आरटीआई के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार की नियंत्रण वाली कंपनी एनटीपीसी 3.5 प्रति यूनिट, टाटा 2.16, नेटपा 2.93, माइक्रोहाइड्रो 2.17, यूपीजेवीएन ने 76 पैसे प्रति यूनिट दर से बिजली बेची, जबकि प्राइवेट कंपनी टीएचडीसी ने 8.28 रुपये, रेटर 5.15, एपीपीसीएल 9.580, बीईपीएल 11.377, ललितपुर 9.77 रुपये की दर से बिजली बेची। अतः स्पष्ट है कि प्राइवेट कंपनियों के दाम सरकारी कंपनियों के दाम से कई गुना ज़्यादा हैं। फिर भी सरकारी कंपनियों की जगह प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा क्यों दे रही है सरकार? फर्क साफ है कि कहीं न कहीं उद्योगपतियों से बिजली खरीदारी में सरकार को फ़ायदा मिल रहा होगा, जो जांच का विषय है। अगर सरकार में हिम्मत है तो प्राइवेट बिजली कंपनियों की ऑडिट करा के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इससे संबंधित समस्त लोग हैं जो निजी कंपनियों पर जोर देते हैं, सबकी जांच हो और पता तो चले कि बिजली का इतना बढ़ा हुआ दाम कहाँ जा रहा है। उद्योगपतियों की जांच होनी चाहिए ना, उद्योगपति की जांच हो नहीं रही है। आपको पता है कि अदानी और अंबानी की संपत्ति प्रति सेकंड बढ़ रही है और आपकी जो है तनख्वाह प्रति सेकंड घट रही है। हमारे बगल में 2 आदमी बैठे हैं या सड़क पे बात कर लीजिए तो उनकी जो है तनख्वाह घटती चली जा रही है। ये कहाँ का नियम है? ये सब एक दूसरे से सर्कल में जुड़े हुए हैं, ये साइकिल है। एक अगर बड़ा शेर एक जगह से खाना शुरू कर देगा तो समस्त भोजन खत्म हो जाएगा और जो उसके पीछे की व्यवस्था रहेगी, जो पब्लिक रहेगी, वो भूखे मर जाएगी। तो कोई न कोई तो देश की संपत्ति खा रहा है। हमारी मांग साफ है, हमारी मांग एकदम साफ है कि
सरकार बताए कि भीमराव अंबेडकर ने जो 1948 में कानून लाया था वो गलत था कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार ये बताए कि वो अंबेडकरवादी है या उद्योगपतिवादी है, ये तो बताना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी ने आईटी सेल को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी ने आईटी सेल को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। रविवार को गुरु गोरखनाथ प्रांगण में हिंदू युवा वाहिनी महानगर की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आईटी सेल के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। बताया गया कि कम शब्दों में किस तरह अपनी बात को समाज को समझाया जाए। इसमें युवा, महिला, बुजुर्गों के साथ प्रोफेशनल्स को जोड़ने पर चर्चा हुई। साथ ही मतदाताओं के वोटर फॉर्म भरवाने के संबंध पर फोकस किया गया। आगामी कार्यक्रम समरसता सहभोज, कार्यकर्ता विस्तार और मंडल की सूची को जमा करवाने को भी आदेशित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर उपाध्यक्ष सन्नी गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष रुद्र प्रकाश पांडे, महानगर उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी, महानगर मंत्री बाबू यादव, महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, राजन जी गप्पू, कोषाध्यक्ष सौरभ सिंह, महानगर संयोजक आईटी सेल प्रतीक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी महानगर सह संयोजक अमन श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।